दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक और चिंताजनक खबर सामने आई है और खबर यह है कि 11 राज्यों में डेंगू के टाइप 2 मरीज मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार ऐसे मरीजों में डेंगू के अन्य रूपों की तुलना में ज्यादा जटिलताएं दिखी जा रही है। डेंगू को लेकर केंद्र स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मच्छर जनित रोग डेंगू का कहर देखा जा रहा है, जहां घरों और अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में डेंगू मरीज हैं। डेंगू का टाइप 2 स्ट्रेन पहले और तीसरे स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए केडीबी लाइव आपकी चिंता करते हुए आपको सलाह दे रही है कि आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। दोस्तों दूसरे न्यूज की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव में अब दागी मुखिया भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। ये पंचायती राज विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जिन मुखिया पर योजनाओं में गड़बड़ी करने का आरोप है तथा पंचायती राज विभाग की ओर से दोषी करार नहीं दिया गया है, ऐसे मुखिया या फिर पंचायत प्रतिनिधि इस बार का पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बिहार के ही रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड के 10 मुखिया पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन पटना में 8 दागी मुखिया पर अभी तक पंचायती राज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इसीलिए उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने से संबंधित कोई आदेश नहीं दिया गया है। जी हां, पिछले एक माह से पटना में 8 मुखिया के चुनाव को लेकर संयम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पंचायती राज विभाग द्वारा उन्हें अब तक दोषी करार नहीं दिया गया है, इसीलिए चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि लीवर की बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए पटना से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पटना आईजीआईएमएस में अब लीवर का ट्रांसप्लांट 5 लाख रुपए में किया जाएगा। इसको लेकर आईजीआईएमएस में तैयारियां चल रही है। आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल जानकारी देते हुए कहा है कि पहले से ही लीवर ट्रांसप्लांट का काम संस्थान में हो रहा है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और बिहार सरकार लीवर ट्रांसप्लांट कराने पर 10 लाख तक का अनुदान देगी। पटना आईजीआईएमएस में लिवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को परेशानी ना हो और एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिले, इसको ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है। दोस्तों बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते शनिवार से रांची में हैं, यानी कि झारखंड के रांची में हैं। रविवार को उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बातचीत और मुलाकात की तस्वीर को हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव दोनों ने ही ट्विटर पर पोस्ट किया है। माना जा रहा है कि झारखंड में 2024 में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी को मजबूत करने की कवायद है। दोनों नेताओं की तस्वीर आने के बाद सियासी हलचल तेज है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को भाई बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष युवा नेता तेजस्वी यादव भाई से आवास में मुलाकात हुई। इस दौरान झारखंड में संगठन जनहित के मुद्दों और गठबंधन की मजबूती के संदर्भ में चर्चा करने की बात कही जा रही है। दोस्तों यूएस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे सफेद पेंट बनाया है, जो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में कारगर साबित हो सकता है। दुनिया का सबसे सफेद पेंट होने के चलते पेंट का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जियोनिल रुआन और उनकी टीम ने यह पेंट विकसित किया है। जब वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पेंट सूर्य की 98.1% किरणों को परावर्तित कर सकता है, जिसकी वजह से बिल्डिंगों का तापमान कई डिग्री तक कम हो सकता है और ऐसे में उन्हें बिना एसी के भी ठंडा रखा जा सकता है। पेंट बनाने वाली टीम के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। यह पेंट कम से कम गर्मी को अवशोषित करता है। दोस्तों जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी इस महीने के आखिर तक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि अगर पंजाब प्रदेश कांग्रेस में चल रही उथल पुथल अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो गई तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के अनुसार गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल इन दोनों युवा नेताओं और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच बातचीत की
मध्यस्थता कर रही है। जी हां, कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया है कि अगर पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो गई तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया कुमार जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार के बाद सुर्खियों में आए थे। वह पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ भाकपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे, हालांकि वे हार गए थे। दूसरी तरफ दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जिग्नेश मेवानी गुजरात के वडगाम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए विभिन्न पार्टियों को मिलाकर गठित भागीदारी संकल्प मोर्चा की ताकत बनाने की कवायद तेज हो गई है। जहां शनिवार को सहूलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी और आजाद समाज पार्टी यानी कि आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के बीच चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने आम आदमी पार्टी यानी कि आपके प्रदेश प्रभारी संजय सिंह से भी मुलाकात की है, लेकिन उनकी ओर से मोर्चे में शामिल होने को लेकर कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वीआईपी और आसपा के नेताओं ने अलग अलग मुलाकात में मोर्चे में शामिल होकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को फिर से आसपा अध्यक्ष से मुलाकात होनी है। उम्मीद है कि इसके बाद उनके मोर्चे में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, जबकि वीआईपी के अध्यक्ष भी यानी कि मुकेश सहनी भी जल्द ही मोर्चे में शामिल होने की घोषणा करेंगे। दोस्तों, बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कहा है कि सभी मामले आपराधिक नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार के सभी आरडीडीई, सभी डीईओ और सभी डीपीओ को बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का जिक्र करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या फिर कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में बिहार सरकार के निर्णय के मुताबिक ही कार्रवाई करे। अगर बिहार सरकार इजाजत नहीं देती है तो फिर किसी भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। दोस्तों, कुछ दिन पहले बिहार के एक बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ रुपए आ गए थे, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से भी बताया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5 मिनट के अंदर बुजुर्ग पहले जैसे हो गए, यानी कि 5 मिनट के अंदर वे करोड़पति तो बने, लेकिन 5 मिनट में करोड़पति से फिर से रोडपति पर आ गए। यह मामला सुलझ गया है, लेकिन मामला आखिर हुआ क्या था और बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ रुपए कैसे आए, फिर वह करोड़पति से रोडपति कैसे बने, तो चलिए आपको अभी इस वीडियो में बताएंगे। तो अब आपको बता दें कि सरवड़ में तकनीकी खामी के कारण कटरा के सिगवाड़ी गांव के किसान राम बहादुर शाह शुक्रवार को 5 मिनट के लिए करोड़पति बन गए। वे अपने बैंक खाते में 52 करोड़ रुपए देखकर सन्न रह गए। वे दोपहर 2 बजे पेंशन की राशि अपडेट कराने के लिए ग्रामीण बैंक के सीएसपी सेंटर गए थे। इस दौरान उनके खाते में 52 करोड़ रुपए होने की जानकारी मिली। मोबाइल पर भी 52 करोड़ रुपए होने का अपडेट मैसेज मिला। सीएसपी संचालक ने इसकी जानकारी ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा को दी। आनंद फानन में बुजुर्ग के खाते को फ्रीज कर दिया गया। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। इस संबंध में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएसपी संचालित करने वाली एजेंसी से संपर्क किया। एजेंसी ने मुंबई के सरवड़ में तकनीकी खामियों के कारण बुजुर्ग के खाते में 52 करोड़ रुपए देखने की बात कही है। हालांकि 5 मिनट में ही 52 करोड़ रुपए के बदले बुजुर्ग के खाते में 2049 रुपए दिखने लगे। दोस्तों, बिहार वासी अब 500 साल पुराने दस्तावेज की हकीकत जान सकेंगे। मुगल काल के करीब 500 साल पुराने दस्तावेजों में दर्ज भूमि के प्रकार और राजस्व प्रणाली को अब आम लोग भी जान सकेंगे। आपको बता दूं कि मुगल अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक टोडरमल ने बिहार के भागलपुर परगना की राजस्व प्रणाली तैयार कराई थी। वह मूल दस्तावेज बिहार राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित है। इसका नाम रकबा बंदी टोडरमली ऑफ भागलपुर परगना साल 1594 है। मूल रूप से फारसी में लिखे गए इस दस्तावेज का पहला अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया जा रहा है। इसको लेकर 23 सितंबर को बिहार राज्य अभिलेखागार में फारसी के विद्वानों की टीम को आमंत्रित किया गया है। राज्य अभिलेखागार के निदेशक महेंद्र पाल ने बताया है कि रकबा बंदी टोडरमली का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 4 विद्वानों को आमंत्रित किया गया है।
दोस्तों, खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों के जेब का बोझ बढ़ा दिया है। इस मोर्चे पर राहत देने के लिए बीते दिनों केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए हैं। अब सरकार का दावा है कि इस फैसले की वजह से खाद्य तेलों की होलसेल कीमतों में भारी गिरावट आई है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पैक किए जाने वाले पाम तेल के दैनिक थोक मूल्य में 2.5% की गिरावट आई है। इसके साथ ही तिल के तेल में 2%, नारियल के तेल में 1.72%, पैक किए जाने वाले मूंगफली के तेल में 1.38%, पैक किए जाने वाले सूरजमुखी के तेल में 1.30%, पैक किए जाने वाले सरसों के तेल में 0.97% की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, राशन कार्ड के जरिए कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, यह बात आपको भी मालूम है। जब कोरोना संकट को देखते हुए सरकार राशन कार्ड धारियों को नवंबर तक फ्री में राशन दे रही है। ऐसे में राशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसकी मदद से आपको सरकार की तरफ से फ्री में राशन मिलता है। यह राशन कार्ड धारकों की सहूलियत के लिए CSC ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ एक समझौता किया है। इसके माध्यम से देश भर में 3,70,000 CSC से राशन कार्ड सर्विसेज उपलब्ध कराया जाएगा। इस साझेदारी देश के बड़े हिस्से लगभग 23 करोड़ 64 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया ने ट्वीट करते ये जानकारी दी है। राशन कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के जरिए राशन कार्ड से जुड़ी हर समस्याओं को निपटाया जा सकता है। अगर आपका भी कोई समस्या है राशन कार्ड से जुड़ी हुई, तो आप CSC सेंटर पर जाकर के अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया ट्वीट के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर पर राशन कार्ड सर्विसेज जैसे राशन कार्ड को अपडेट करना, डुप्लीकेट राशन कार्ड का प्रिंट लेना, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना, नए राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई करना और राशन कार्ड से जुड़ी हर शिकायतें भी की जा सकती है। दोस्तों, देश की न्याय व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज NV रमन्ना ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जो खलबली मच गई है। देश की न्याय व्यवस्था को लेकर CJI NV रमन्ना का बड़ा बयान सामने आया है। न्याय व्यवस्था में इंसाफ मिलने में देरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने हमारी न्यायिक प्रणाली में दूसरी खामी की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। जी हाँ, उनके मुताबिक हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के दौर की है और इसका भारतीयकरण करने की जरूरत है। आम लोगों की इसी परेशानी को समझते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना ने हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने पर जोर दिया है। जब बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब भी गुलामी के दौर की व्यवस्था यानी कि न्याय व्यवस्था कायम है और यह हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हमारी न्याय व्यवस्था में आम लोगों को इंसाफ पाने में कई अड़चनें आती है। हमारी अदालतों की कार्यप्रणाली भारत की जटिलता के साथ मेल नहीं खाती। यह मौजूदा व्यवस्था औपनिवेशिक काल की है और यह हमारे लोगों के लिए सही नहीं है। हमें हमारी न्याय व्यवस्था के भारतीयकरण करने की जरूरत है। यह जरूरत है कि हम समाज की वास्तविक को स्वीकार करें और न्याय व्यवस्था को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढालें। CJI NV रमन्ना ने अपनी चर्चा में गांव के एक परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों के लोग अंग्रेजी में होने वाली कानूनी कार्रवाई को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि गांव का कोई परिवार अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कोर्ट में आता है तो फिर वहां तालमेल नहीं बैठा पाता। वे कोर्ट की दलीलें नहीं समझ पाते जो ज्यादातर अंग्रेजी में होती है। कोर्ट की कार्रवाई इतनी जटिल होती है कि कभी कभी लोग गलत समझ बैठते हैं। उन्हें कोर्ट की कार्रवाई समझने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जस्टिस रमन्ना ने कोर्ट की कार्रवाई को पारदर्शी और जवाबदेही भरा बनाने पर जोर दिया है और कहा कि इसके लिए जज और वकील मिलकर ऐसा माहौल तैयार करें कि जो आम लोगों के लिए सुविधाजनक हो। दोस्तों, बिहार में मई महीने के आखिरी में आए यास तूफान ने 7,30,000 हेक्टेयर में फसल को बर्बाद कर दिया था। सरकार ने इसके बाद जून में यास पीड़ित किसानों को मुआवजा देने का निर्णय किया था। इसी आधार पर कृषि विभाग ने किसानों से आवेदन मांगा था। यास तूफान से पीड़ित 16 जिलों के 8,15,000 किसानों ने कृषि विभाग को मुआवजा के लिए अर्जी दी है। मई में यास तूफान की वजह से 16 जिलों के 102 प्रखंडों के किसानों की 33% से अधिक फसल को नुकसान पहुंचा था। आपदा के शिकार इन किसानों को करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। कृषि विभाग ने क्षतिपूर्ण के लिए 27 अगस्त से 12 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जो अब पूरे हो गए हैं।
दोस्तों सितंबर महीने में बैंक की कई छुट्टियां लगी है। कई त्योहारों के इस महीने आने से छुट्टियों की संख्या बढ़ी है। पहले 8 सितंबर से देश के अलग अलग राज्यों में लगातार 5 दिन छुट्टियां रही है। अब इसी क्रम में आज यानी कि 20 सितंबर से लगातार 2 दिन छुट्टी रहेगी। इस महीने कुल 12 छुट्टियां पड़ेगी। तो आरबीआई की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 बैंक हॉलीडे पर रहे हैं, लेकिन देश में अलग अलग जगह पर एक समान छुट्टियां नहीं पड़ती है। इनमें से कुछ राज्य में विशेष छुट्टियां भी होती है। इसके अलावा सितंबर में बैंकों को कुल 6 साप्ताहिक ऑफ भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी कुल छुट्टियों की संख्या बढ़े इसलिए है क्योंकि एक साप्ताहिक अवकाश बैंक हॉलीडे के दिन पर रहा है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का एक ग्राफ शेयर करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है। जी हां, दरअसल एक ग्राफ में वैक्सीनेशन की स्पीड 2 करोड़ से नीचे गिरकर वापस 1 करोड़ पहुंच गई। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर इवेंट खत्म लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। इसको लेकर शनिवार को राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की इसी गति की जरूरत है और उम्मीद है आने वाले दिनों में भी कोरोना वैक्सीन रोजाना इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। जी हां, राहुल गांधी ने शनिवार को ट्विटर पर लिखा है कि आशा करता हूं कि और दिनों में भी रोजाना टीके की 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। हमारे देश को इसी गति की जरूरत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारत ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोविड-19 वैक्सीन की 2 करोड़ 50 लाख से भी अधिक खुराक देकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक रिकॉर्ड बनाया। हालांकि ये रिकॉर्ड अगले दिन कायम नहीं रहा। जी हां, यानी कि 18 सितंबर को सिर्फ 85 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित 6 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। पटना सिविल कोर्ट में दायर परिवाद पत्र मामले में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने यह आदेश दिया है। इस मामले में एफआईआर करने के लिए परिवाद पत्र को कोतवाली थाने में भेजा है। यह मामले लोकसभा चुनाव में टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए ऐंठने की है, यानी कि ठगने का है। तेजस्वी यादव पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के सीजीएम की अदालत में पिछले महीने 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था, जहां उसमें संजीव कुमार सिंह ने बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 6 लोगों पर आरोप लगाया है। इसके बाद 16 सितंबर को पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थाना अध्यक्ष को केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने दायर परिवाद में कहा है कि बीते लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने टिकट देने के नाम पर उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, पैसे भी लिया गया और उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। इसके बाद उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उस समय भी नहीं मिला। इसी मामले में अब कोर्ट ने आदेश दिया है। आदेश आने के बाद जिन पर भी आरोप है उनकी ओर से सफाई भी आने लगी है। दोस्तों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के बेरोजगार युवाओं को भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम में नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा चल रहा है। यानी कि आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में रोजगार का संकट बढ़ने का फायदा और ठग उठा रहे हैं। ऐसे तत्व बेरोजगारों को अपना निशाना बनाकर मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। युवाओं को आईआरसीटीसी के अलग अलग ऑफिसों की नियत तिथि को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है। यह युवक ट्रेनिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर भटक रहे हैं। ताजा मामला धनबाद से जुड़ा हुआ है। यह बिहार के पूर्णिया जिला का रहने वाला एक युवक ऐसे ही गिरोह के चक्कर में फंस गया है। आपको जरूरी बात बता दूं कि आईआरसीटीसी में इस प्रकार का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। यह पद ग्रुप सी का बताया गया है। यह युवक की माने तो 2 महीने पहले परीक्षा ली गई थी। यह परीक्षा कहां ली गई थी और एडमिट कार्ड कहां है, इसको लेकर पूछे जाने पर युवक कुछ भी नहीं बता सका। तो अगर आप भी ऐसे ठग गिरोह के चक्कर में फंस गए हैं या फिर फंसने वाले हैं तो सावधान हो जाइए। दोस्तों भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट से संबंधित तमाम दिक्कतों को घर बैठे दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। यह वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप यानी कि VHA नाम की इस मोबाइल ऐप के जरिए नागरिकों को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने, उसमें संशोधित करवाने, एक ही विधानसभा के किसी अन्य भाग में स्थानांतरित या फिर एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा में स्थानांतरण तथा चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को जानने और चुनाव के नतीजे जानने की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, ये ऐप प्ले स्टोर
स्टोर पर उपलब्ध है। जो कोई भी नागरिक अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए वोटरों के नाम जुड़वाने की सुविधा भी इस ऐप पर मिलेगी। अब वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से निर्वाचन विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। जहां ये ऐप मतदाता प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके लाभ उठा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के ऐप पर मतदाता सूची के नाम हटवाना, मतदाता सूची के बारे में शिकायत करना, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की जानकारी भी इस ऐप से ले सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से अपने पहचान पत्र का नंबर डालकर अपने मतदान केंद्र, चुनाव परिणामों, उम्मीदवारों, भारत निर्वाचन आयोग की प्रत्येक दिन की जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना महामारी का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बच्चों के मौसमी बुखार की चपेट में आने से हरकत मचा हुआ है। जब पटना के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इन दिनों बीमार बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मौसम में बदलाव के कारण बड़ी उमस और गर्मी के साथ ही संक्रमण रोगों ने हमला तेज कर दिया है। जब पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और पटना एम्स के पीडियाट्रिक वार्ड और आईसीयू फुल हो गए हैं। इन चारों मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अलावा दानापुर, बिहटा, मसूरी, पालीगंज और बिहटा अनुमंडलीय अस्पताल में बीते एक सप्ताह में वायरल निमोनिया, तेज बुखार, एन्सेफेलाइटिस, फ्लू होने के बाद करीब 300 बच्चों को भर्ती किया गया है। भर्ती बच्चों में 2 साल से 14 साल के 140 और बाकी 1 साल से कम उम्र के करीब 161 बच्चे हैं। दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पुजारी को धर्म परिवर्तन में कथित संलिप्तता के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। कथित पुजारी रवि गुप्ता सुपौल जिले के राजसुबड़ी थाना अंतर्गत बेलही गांव के रहने वाला है। पुजारी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार उन्होंने हाल ही में ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उन्हें विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों द्वारा पकड़ा गया था। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया है कि रवि गुप्ता अपने पैतृक गांव में 30 परिवारों को हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन यानी कि धर्मांतरण करने में शामिल था। उसे आसपास के कंजारा गांव में तब पकड़ा गया जब वह कथित रूप से लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रभावित कर रहा था। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने रवि गुप्ता को यानी कि पुजारी रवि गुप्ता को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, गया जिला में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति वार्ड सदस्य के लिए नामांकन करने के लिए आया। जी हाँ, नामांकन करने के बाद वापस जाने के क्रम में उसे जेल की हवा खानी पड़ी। यह मामला क्या है, चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। बड़े अरमानों से वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन करने के लिए आए प्रत्याशी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार प्रत्याशी गया जिला के मोहरा प्रखंड के पसिया गाँव निवासी विकास कुमार है। विकास कुमार अपने प्रस्ताव के साथ मोहरा प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आया था और जब नामांकन दाखिल करके कार्यालय से वापस अपने घर के लिए निकला तो फिर उत्तरी थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी हां, विकास कुमार शुक्रवार को अपने प्रस्तावक के साथ मोहरा प्रखंड कार्यालय में वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आया था। चंदन टीका किए हुए था, चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मगर जब नामांकन दाखिल करके कार्यालय से वापस अपने घर के लिए निकला तो उत्तरी थाना की पुलिस ने उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि अपने चचेरे भाई के साथ मारपीट की गई है, इसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। इनके दामों में उतार चढ़ाव का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जेब पर पड़ता है। यही वजह है कि रोजाना इनके दामों के बारे में जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें समय समय पर बदलती रहती है। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। जी हम आपको अभी बताएंगे कि आप अपने शहर में पेट्रोल का रेट जान सकते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल का रेट अभी क्या चल रहा है। इसके लिए आपको एक नंबर पर मैसेज करना होगा। मैसेज के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में पेट्रोल का रेट अभी फिलहाल क्या चल रहा है। जी हाँ, रेट जानने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP स्पेस पेट्रोल पंप का कोड लिख करके 9224992249 यानी कि 9224992249 नंबर पर और BPCL के ग्राहक RSP लिख करके 9223112222 यानी कि 9223112222 नंबर पर भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं HPCL के ग्राहक RSP लिख करके 9222201122 यानी कि 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव पता कर सकते हैं कि आपके अपने शहर में पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है।
दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हटाए गए लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। जब बंगाल में ममता दीदी की नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सरकार बनने के बाद भाजपा के कई नेता टीएमसी में शामिल हो गए हैं। इसमें अधिकांश वे नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर सत्ता बदलाव की संभावना देखकर कुछ समय पहले ही भाजपा में आए थे। भाजपा को आशंका है कि पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालातों में उसके कुछ और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे आने के साथ ही भाजपा नेताओं पर टीएमसी की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसकी शिकायतों को लेकर राज्य के तमाम नेता लगातार दिल्ली आ रहे हैं। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके इस बारे में कई कागजात भी सौंप दिए हैं। राज्य के कई भाजपा विधायक पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से मिलकर टीएमसी द्वारा बनाए जा रहे दबाव की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कुछ विधायकों ने तो पाला भी बदल लिया है और कई विधायक अभी भी जाने की फिराक में हैं। टीएमसी से भाजपा में आए मुकुल राय ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने टीएमसी में बड़ी सेंध लगाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव नतीजे यानी कि रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ही पाला बदला और टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद अब भाजपा के कई नेता इनके संपर्क में हैं। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 13 रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, इससे बिहार के लोग काफी परेशान हैं। जी हाँ, क्योंकि अपने किसी भी परिवार के सदस्य को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने के लिए उन्हें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। जी हाँ, कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब हो चुकी है, वहीं रेलवे यात्रियों से स्पेशल ट्रेन चलाने के नाम पर अधिक पैसे ले रही है, तो वही प्लेटफॉर्म टिकट के लिए भी कई स्टेशनों पर 50 रुपए लिए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पटना साहिब, पाटलिपुत्र जंक्शन, बख्तियारपुर, बाढ़, बक्सर, आरा, मोकामा, जहानाबाद, बिहार शरीफ और राजगीर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए मिल रहे हैं। वहीं समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम 10 रुपए हैं। दोस्तों, अगर आपका किसी भी जमीन से जुड़े विवाद चल रहा है तो फिर आपके लिए खुशखबरी आई है। खुशखबरी यह है कि अब आप जमीन से जुड़ी विवाद को यूं चुटकियों में सुलझा सकते हैं। जी हाँ, डीसीएलआर यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता फिर से जमीन से जुड़े विवादों की सुनवाई कर सकेंगे। जी हाँ, वे किसी विवाद जमीन के बारे में यह तय करेंगे कि इसका वास्तविक मालिक कौन है। इसे टाइटल सूट या स्वत्ववाद कहते हैं। करीब 8 साल से चल रहे अदालती विवाद में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद डीसीएलआर को यह अधिकार मिल गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के जरिए डीसीएलआर को जमीन से जुड़े विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। जब व्यवहार न्यायालयों से यह अधिकार वापस ले लिया गया था। इस अधिनियम को महेश्वरी मंडल नामक रैयत ने 2013 में पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में 5 साल तक सुनवाई चली। हाईकोर्ट ने 2018 में आदेश दिया कि डीसीएलआर टाइटल सूट की सुनवाई नहीं करेंगे। इस पर अमल करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नवंबर 2018 में आदेश जारी करके डीसीएलआर को अदालती सुनवाई करने से रोक दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से को स्थगित कर दिया जिसमें डीसीएलआर को सुनवाई से रोक दिया गया था। अब डीसीएलआर भूमि से जुड़ी यानी कि जमीन से जुड़ी शिकायत को सुनवाई करेगा। दोस्तों, प्राइवेट और सरकारी बसों का किराया अब बढ़ाया जाएगा। जब कितना बढ़ाया जाएगा तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने निजी और सरकारी बसों का संशोधन किराया निर्धारित कर दिया है। किराए की नई दरों को अगले माह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से अंतिम मोहर लगने के बाद लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार किराए की नई दरों से लोगों की जेब पर कम से कम 15 से 20 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। विभाग ने अब मालिक और आम लोगों से संशोधित किराए के संबंध में दावा आपत्ति मांगी है, जिसे विभाग ने वेबसाइट पर डाल दिया है। जी हां, संशोधित बस भाड़े को लेकर शिकायत नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा। जी हां, विभाग ने डीलक्स, एसी, वोल्वो और नगर बस सेवा के लिए किराए की संशोधित दरें यानी कि रेट निर्धारित की गई है। नए आदेश के तहत साधारण बस सेवा के लिए 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर, डीलक्स बस सेवा के लिए 1 रुपए 70 पैसे प्रति किलोमीटर, डीलक्स एसी बस के लिए 2 रुपए प्रति किलोमीटर और वोल्वो और मर्सिडीज बसों के लिए 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से नया किराया निर्धारित किया गया है।
दोस्तों कोरोना काल में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ ही डिजिटल फ्रॉड के मामले काफी भी बढ़ गए हैं। जहां साइबर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इनके चंगुल से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक भी समय समय पर अपने ग्राहकों को सावधान करते रहते हैं। इसी क्रम में देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्जी कस्टमर केयर नंबर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। एसबीआई ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक अपने ट्विटर में कहा है कि फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से सावधान रहें। कृपया सही कस्टमर केयर नंबर के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें। जब गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा यानी कि शेयर करने से बचना चाहिए। बैंक ने ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में कहा है कि किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने पर तुरंत इसकी रिपोर्ट आप report.phishing@sbi.co.in या फिर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 155260 पर कॉल करें। या फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने पर धोखेबाज आपसे बैंक खाते की डिटेल्स ले लेते हैं और फिर आपके बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लेते हैं। फोन पर हुए आपसे आपकी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, खाता नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ओटीपी मांगते हैं और फिर खाता खाली कर देते हैं। इसलिए जब भी अगर आपको कस्टमर केयर नंबर याद ना हो तो आप हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही नंबर प्राप्त करें। दोस्तों पटना के गर्दनी बाग विद्युत आपूर्ति डिवीजन में शनिवार को 2263 घरों की बिजली एक साथ काटी गई। इससे सभी उपभोक्ता परेशान हो गए। यह सभी स्मार्ट मीटर वाले हैं। इन्होंने समय पर अपना मीटर रिचार्ज नहीं कराया था, इसीलिए कनेक्शन काट दिया गया। इनमें वैसे उपभोक्ता भी शामिल है जो मीटर को रिचार्ज करना ही नहीं जानते थे। अचानक बिजली गुल होने पर यह भागते भागते बिजली ऑफिस पहुंचे। जब बिजली कर्मियों द्वारा उन्हें रिचार्ज करने के तरीके बताए गए, जिसके बाद उनका मीटर रिचार्ज हुआ और फिर बिजली बहाल हुई। इस भाग दौड़ के बीच उन उपभोक्ताओं के घरों की बिजली 2-3 घंटे तक बाधित रही। तकरीबन 250 उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के काउंटर पर जाकर अपना मीटर रिचार्ज कराया। घंटों लाइन में लगने के बाद इनका मीटर रिचार्ज हो पाया। शनिवार को ही कुल 1670 उपभोक्ताओं ने मीटर रिचार्ज कराया, जिससे उनकी बिजली बहाल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 15 साल और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 साल तक बिहार का विकास नहीं किया। दोनों के शासनकाल में बिहार पिछड़ रहा है। ये बातें हम नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। जी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी नीचे चला गया है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है तथा भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। आम जनता भी अब त्रस्त है। समय समय के साथ अब लोगों की मांग है कि नया विकल्प बनाया जाए। पूर्व मंत्री ने कहा है कि नई सोच, नई जोश के साथ आगामी 30 सितंबर को पटना में एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा। यानी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि नई पार्टी बनाने जा रहा है। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इधर औरंगाबाद जिले में 3 मुखिया प्रत्याशियों द्वारा लोगों के लिए पूरी बुनिया और मछली भात का आयोजन किया गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनके रंग में भंग डाल दिया। जब पुलिस की इस कार्रवाई में 3 पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नप गए, यानी कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों पंजाब राजनीति उथल पुथल के बीच आखिरकार रविवार को मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। जहां शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद विधायक दल की सहमति से कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मोहर लगा दी है। जहां चरणजीत सिंह जल्द ही पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जहां ये कैप्टन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्विटर पर यह जानकारी शेयर की है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।